वेलकम बच्चों, मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी उसमें आस्तिक संप्रदाय की श्रेणी में सांख्य दर्शन पर हम चर्चा कर रहे थे। सांख्य दर्शन में हमने सांख्य का अर्थ, कारणता का सिद्धांत और प्रकृति, और कल हमने पुरुष पर चर्चा की है। पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के 5 प्रकार के प्रमाणों पर हमने विचार किया था। आज हम करेंगे पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने वाले तर्क। सांख्य दर्शन जो है पुरुष की संख्या अनेक मानते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं भी हैं, और सभी आत्माओं का जो स्वरूप है वो चैतन्य है। यानी गुण की दृष्टि से सभी आत्माएं समान हैं, परंतु परिमाण की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती हैं। इस तरह सांख्य दर्शन में पुरुष के संबंध में जो अनेकवाद का सिद्धांत है वो प्रूव हो जाता है। सांख्य के ये जो विचार हैं वो जैन दर्शन और मीमांसा दर्शन के आत्मा संबंधी विचारों से भी मिलते हैं। मीमांसा और जैन भी आत्मा की अनेकता में विश्वास करते हैं, परंतु एक दर्शन है शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। शंकर जो है आत्मा के अनेकता के संबंध में विरोध प्रदर्शित करते हैं। वो विरोधी हैं, वो आत्मा को एक मानते हैं, और वो एक जो आत्मा है उसका प्रतिबिंब जो है अनेक आत्माओं के रूप में हमारे सामने होता है। और ये जो अनेक रूपों में हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है वो अज्ञान के कारण दृष्टिगोचर होता है, जिसे शंकर जो है सत्य नहीं मानते, भ्रामक मानते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन जो है आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियाँ प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले सांख्य दर्शन ने ये तर्क दिया है कि संसार में अलग अलग व्यक्तियों का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। यानी उनके जन्म और मृत्यु में अंतर पाया जाता है। सभी का जन्म या मरण एक साथ नहीं होता। यदि आत्मा एक होती तो सभी का जन्म और मृत्यु जो है एक साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के जन्म के साथ दूसरे व्यक्ति का जन्म नहीं होता, कुछ समय का अंतर होता ही है। इसी तरह मृत्यु में भी अंतर होता है। तो इस तर्क से ये प्रमाणित होता है कि आत्माएं जो हैं अनेक हैं। व्यक्तियों के जन्म और मरण में भिन्नता को देख करके आत्मा की भिन्नता का या अनेकता का अनुमान किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तर्क तो उन्होंने जन्म मरण करना नाम नियमात के आधार पर दिया है। दूसरा तर्क इन्होंने दिया है कि संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उनके कर्मेंद्रियों में और ज्ञानेंद्रियों में भी भिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति अच्छी आँखों वाला है, कोई बहरा है, कोई अंधा है। यदि संसार में एक ही आत्मा की सत्ता होती तो एक व्यक्ति के अंधा होने से संसार के सभी व्यक्तियों को भी अंधा होना पड़ता है ना, परंतु ऐसी बात तो पाई नहीं जाती है। तो इस बात से भी आत्मा की अनेकता का हमें प्रूफ मिल जाता है। ठीक है, तीसरा तर्क इन्होंने दिया है कि जब भी हम इस संसार की तरफ नज़र घुमाते हैं तो हर व्यक्ति के कार्यकलापों में यानी क्रियाओं में विभिन्नता पाई जाती है ना। यदि एक ही आत्मा होती सभी जीवों में तो एक की क्रिया होने से सभी की भी वही क्रिया होनी चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता है।
तो इस तर्क से भी ये सिद्ध होता है कि आत्माएं जो है अलग अलग हैं। इसके अलावा एक तर्क इन्होंने ये भी दिया है कि संसार के हर जीव में यानी हर व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति में सत्व गुण ज़्यादा पाया जाता है, किसी में तमोगुण और किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है। जिसमें सात्व गुण की प्रधानता होती है वो व्यक्ति ज़्यादा सुखी, संतोष और ज्ञानी होता है, और जिसमें रजस गुण की प्रधानता होती है वो दुखी और आसक्त रहता है, और जिसमें तमस गुण की प्रधानता होती है उसमें अज्ञान और उदासीनता विद्यमान रहती है। यदि एक ही आत्मा होती तो सभी व्यक्ति सात्विक, तामसिक और राजसिक होते, परंतु ऐसा तो नहीं होता है। तो इससे भी आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है कि आत्मा जो है एक नहीं है वरन अनेक हैं। सबसे अंतिम प्रमाण इन्होंने दिया है, जो कि प्रबल प्रमाण है, कि इस संसार में सभी जीवों में एक श्रेणीबद्धता पाई जाती है। यानी मनुष्यों में अलग अलग तरह की कोटियाँ होती हैं। जैसे मनुष्य जाति जो है वो पशुओं से ऊपर है और देवताओं से नीचे है। कोई उच्च कोटि का है, कोई निम्न कोटि का है। यदि संसार में एक ही आत्मा होती तो सभी जीवों की श्रेणियां भी एक ही कोटि में रखी जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं सिद्ध करती है कि आत्मा एक नहीं वरन अनेक है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन ने पुरुष की यानी आत्मा की अनेकता को सिद्ध किया है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे प्रकृति और पुरुष का संबंध। अभी तक हमने प्रकृति की अलग से चर्चा की और पुरुष की अलग से चर्चा की है। अब यहाँ पर हम प्रकृति और पुरुष के संबंध पर चर्चा करेंगे। प्रकृति और पुरुष का अगर हम विवेचन करें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति में जो जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो पुरुष से भिन्न है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि प्रकृति जो है वो अव्यक्त है, सूक्ष्म है, व्यापक है, जड़ है, सक्रिय है और त्रिगुणात्मक है। ठीक है, और अपने व्यक्त रूप में वो अनेक है, स्थूल है, जड़ है, अव्यापक है, सापेक्ष है, सक्रिय है और त्रिगुणात्मक है। ये तो थे प्रकृति के व्यक्त और अव्यक्त रूप की विशेषताएं। अब आता है पुरुष। पुरुष जो है प्रकृति के विपरीत संख्या में अनेक है, चेतन है, निष्क्रिय है, दृष्टा है, निरवयव है। यद्यपि पुरुष और प्रकृति जो हैं दोनों में ही विरोधी विशेषता हैं, किंतु फिर भी दोनों के संयोग से जगत का या सृष्टि का विकास होता है। अकेली प्रकृति जो है विकास नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अचेतन है, जड़ है। और अकेला पुरुष भी विकास नहीं कर सकता क्योंकि वो निष्क्रिय है, परंतु चेतन है। तो प्रकृति जो है दर्शनार्थ यानी देखे जाने के लिए, और पुरुष जो है केवल्यार्थ यानी मोक्ष पाने के लिए प्रकृति की अपेक्षा रखता है। इन दोनों का संयोग जो है कोई सामान्य भौतिक संयोग नहीं है, जैसे रथ और घोड़े का संयोग होता है। इन दोनों का संयोग जो है एक विलक्षण प्रकार का संयोग है, जिसमें इन दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। अपेक्षा यानी एक दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो विकासवाद की जो ये प्रक्रिया है तभी आरंभ होती है जब प्रकृति में विरूप परिणाम होता है। अब विरूप परिणाम किसे कहते हैं?
पहले ये भी जान लें कि प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक स्वरूप परिणाम और एक विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम में जो प्रकृति के ये तीनों गुण हैं, सत्व रजस और तमस, तो इसमें सत्व सत्व में रहता है, रज रज में रहता है और तम तम में रहता है। इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये प्रकृति की साम्यावस्था कहलाती है, जिसमें तीनों गुण अपने अपने स्वरूप में ही रहते हैं और उनके स्वरूप में ही जो परिवर्तन हो रहा है वो स्वरूप परिवर्तन या स्वरूप परिवर्तन कहलाता है। दूसरा है विरूप परिवर्तन। जब तीनों गुण जो है परस्पर परिवर्तित होते हैं तो एक दूसरे पर इनका प्रभाव पड़ता है। ये प्रकृति की वैषम्यावस्था कहलाती है। इस परिवर्तन से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें तीनों गुणों में से जैसे सत्व रजस और तमस है, ये तीनों एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं और सृष्टि का विकास प्रारंभ हो जाता है। अभी हम कर रहे हैं प्रकृति पुरुष का संबंध। तो कह रहे हैं कि प्रकृति में जब विरूप परिणाम होता है तभी प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। जिस तरह से जंगल में आग लग जाने पर एक लंगड़ा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति दोनों एक दूसरे की सहायता से जंगल को पार कर जाते हैं, उसी तरह से जो निष्क्रिय किंतु चेतन पुरुष है, लेकिन सक्रिय और अचेतन प्रकृति अपनी कमियों को एक दूसरे से पूरा करते हुए सृष्टि विकास का प्रारंभ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे है कि जिस तरह से बछड़े की उपस्थिति मात्र से गाय दूध देने लगती है, उसी तरह से पुरुष की उपस्थिति मात्र से प्रकृति सृष्टि करने लगती है। ठीक है, तो ये है प्रकृति पुरुष संबंध। इसमें और भी कई एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रकृति पुरुष के संबंध को समझाने के लिए, जो आप बुक्स में भी देख सकते हो। इसमें मैंने आपको अंधे लंगड़े का और गाय का एग्जाम्पल दिया है, बाकी और एग्जाम्पल आप बुक से देख लेना। ठीक है, ये था प्रकृति पुरुष संबंध। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे प्रकृति का विकास या सृष्टि विकास क्रम की प्रक्रिया। थैंक यू।